हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य वर्मा एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल स्मार्ट बोर्ड सीबीएसई। तो आज एक और क्लास 10th का इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि है डायग्राम। आपने देखा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी का लाइन वाइज समझते हुए डायग्राम के साथ आज क्लियर करने वाले हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं, हम लोग का लेक्चर का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बस एक रिवीजन के लिए बहुत ही कम समय में और बेस्ट तरीके से हम लोग एनसीईआरटी को बस फोकस करते हुए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले वाले लेक्चर जिन्होंने नहीं देखा है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, वो लोग भी देख ले पहले वाले लेक्चर को, और ये लेक्चर को भी आज देख सकते हैं। कौन सा? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 2। तो देखो, टॉपिक का नाम ही है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि आखिर ये रेस्पिरेशन होता क्या है, आखिर ये रेस्पिरेशन होता क्या है। तो मेरी बातों को जरा सुनो। हम लोग इस बात को जानते हैं कि हमारे बॉडी में O2 का यूज़ किया जाता है। क्यों? टू डिराइव एनर्जी। और क्या चीज़ से एनर्जी डिराइव करने के लिए? तो ये जो सिंपल मोलिक्यूल्स हैं, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, ये सब के ब्रेक डाउन के लिए O2 तो यूज़ किया जाता है, O2 यूटिलाइज किया जाता है। अब जब O2 यूटिलाइज किया जाता है तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिलीज होता होगा इस कैटाबोलिक प्रोसेस में, जो कि हमारी बॉडी के लिए अननेसेसरी है, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जो हमारे बॉडी को थोड़ा सा खतरा कर सकता है। तो इसे बाहर करने के लिए क्या चाहिए? एक प्रोसेस चाहिए। और आखिर वो है क्या? तो वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर करने के लिए और O2 का एटमॉस्फेयर से लेने के लिए एक प्रोसेस आता है, और इसी प्रोसेस का नाम है क्या? ब्रीथिंग। और इसी को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। इतनी बात क्लियर हुई? ज़रा फिर से सुनो। हमारे बॉडी में क्या होता है? O2 का यूटिलाइज किया जाता है टू डिराइव एनर्जी। और क्या चीज़ से डिराइव करना है एनर्जी? तो ये सिंपल मोलिक्यूल के इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन से, इन सिंपल मोलिक्यूल के इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन से। तो आखिर ये सिंपल मोलिक्यूल कैसे मोलिक्यूल हो गए? तो ये सिंपल मोलिक्यूल तुमने कह सकते हो ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स। याद करो पहले वाला लेक्चर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें तुमने देख रखा था ना। तो ये सब के ब्रेकडाउन के बाद एक कैटाबोलिक प्रोसेस भी तो हो रहा है ना। तो कैटाबोलिक प्रोसेस में क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा रिलीज होगा, हार्मफुल होगा हमारे बॉडी के लिए, और वो है कार्बन डाइऑक्साइड। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकालना है। तो ऐसा कह सकते हो कि हमारे सेल्स को, हमारे बॉडी के सेल्स को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए एटमॉस्फेयर से, और कंटिन्यूअसली ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से बाहर हो, इस अल्वेओलर से, अल्वेओलर सेल से बाहर हो क्या चीज़? कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी प्रोसेस को हमने क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। और इसी को हम लोग कॉमनली बोलते हैं ब्रीथिंग। इतनी बात क्लियर मैं समझ सकता हूँ? इतनी बात क्लियर हुई ना? अब जैसे ही तुम लोग अपने एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो रेस्पिरेशन के बारे में ना कुछ कुछ दे रखा है, बहुत अच्छे अच्छे लाइन है, वो भी मैं अभी कराऊंगा। हालांकि अभी हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी देख रहे हैं ना, इसलिए मैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन का, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूँ। वो जो अभी रेस्पिरेशन उसमें बाकी है वो भी पढ़ाऊंगा, ये भी बात सुन लो जरा। ठीक, तो एनसीईआरटी में तुमने ये दे रखा है क्या कि रेस्पिरेशन होता कैसे है? तो ऐसा बोला है कि जो एयर है ना, नॉस्ट्रिल से हमारे बॉडी में लिया जाता है। एयर इज टेकन थ्रू द नॉस्ट्रिल, और उस नॉस्ट्रिल से जब एयर जाता है तो नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर में जाता है। अब जैसे यहाँ पे नेजल चैम्बर में आ गया ना, तो यहाँ पे तुमने देख रखे होगे फेरिंग्स है। तो आखिर ये फेरिंग्स होता क्या है? तो फेरिंग्स जो है ना, कॉमन पैसेज है, क्या चीज़ का? फूड का और एयर का। फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है फूड का और एयर का। अब तुमने सोच रहे होगे, जब फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है फूड का भी और एयर का भी, तो आखिर जब हम लोग फूड खाते हैं तो ये जो फूड है लंग्स में या फिर यहाँ पे कैसे नहीं आता है, लैरिंग्स में कैसे नहीं आता है? ये भी सोच रहे होगे, सोच रहे हो ना? तो जरा ये देखो, वहाँ पे तुमने, मैं अगर बनाऊँ एक डायग्राम, तो ऐसा समझो कि ये तुम्हारा हो गया लैरिंग्स। ये हमने क्या बना रखा? लैरिंग्स बना दिया। और फिर तुमने ये देख रहे होगे कि ऊपर क्या है? एक मैंने कुछ कवर टाइप सा स्ट्रक्चर बनाया है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप मैंने बनाया है। तो जानते हो, ये जो लैरिंग्स का ओपनिंग है ना, ये जो लैरिंग्स का ओपनिंग है, इसे हमने क्या बना दिया यहाँ पे? लैरिंग्स। क्या बना दिया? लैरिंग्स। ठीक है। और ये जो लैरिंग्स का ओपनिंग है ना, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लटिस। क्या बोलते हैं? ग्लटिस। और यहाँ पे जो तुमने फ्लैप देख रहे हो ना, कार्टिलेजिनस फ्लैप। कैसा फ्लैप? कार्टिलेजिनस फ्लैप। इससे हमने क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं? एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं?
इपिग्लोटिस। अब जरा सुनो मेरी बातों को। ये जो इपिग्लोटिस है ना, जैसे कि हम लोग फूड को स्वॉलो करते हैं तो ये क्या करता है ना, इसको ना कवर कर देता है लैरिंग्स को, और जैसे लैरिंग्स को कवर करता है तो फूड जो है फेरिंग्स के जरिए चला जाता है हमारे बॉडी में, स्टोमक में। समझ रहे हो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ? क्यों? क्योंकि जो फेरिंग्स है ना कॉमन पैसेज है फूड का भी और एयर का भी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी हम लोग फूड इनहेल करें और फूड हमारे यहाँ पे लैरिंग्स वाले रीजन में आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इसे कवर करने के लिए, लैरिंग्स के ग्लोटिस को कवर करने के लिए, और ग्लोटिस क्या है तो ओपनिंग है लैरिंग्स का, तो इस ग्लोटिस को कवर करने के लिए कार्टिलेजिनस फ्लैप आता है, और उस फ्लैप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इपिग्लोटिस। देखो ग्लोटिस हो गया कवरिंग, सॉरी ग्लोटिस हो गया ओपनिंग, और उसका कवरिंग हो गया इपिग्लोटिस। तो यहाँ पे लैरिंग्स वाले रीजन में क्या प्रेजेंट होता है? इपिग्लोटिस। तो देखो नेजल पैसेज, नेजल ओपनिंग से, नेजल पैसेज से एयर आया फेरिंग्स में, और फेरिंग्स में आकर के यहाँ पे फिर अब एंटर किया लैरिंग्स में, और लैरिंग से एयर पास करते हुए आता है ट्रैकिया में। और जानते हो इस ट्रैकिया का नाम तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया है, और वहाँ पे क्या लिख रखा है? ऐसा लिख रखा है तुम्हारे एनसीईआरटी में ना कि एक रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, और इसी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का नाम होता है क्या चीज़? ट्रैकिया। यही रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का नाम क्या होता है? ट्रैकिया। और जानते हो जो ट्रैकिया ना सी सेपरेट स्ट्रक्चर होता है, ये पढ़ाऊंगा, ये नहीं सोचो कि बस ऐसे ओवर में बता रहा हूँ, बस ऐसे तुम्हें इंट्रो दे रहा हूँ कि कैसे तुमने इसको पढ़ने हैं। ये जो ट्रैकिया ना रिंग ऑफ कार्टिलेज है, क्या है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या चीज़? ये ट्रैकिया। अब एयर यहाँ से पास करते हुए हमारे लंग्स में आता है। अब तुम्हारे दिमाग में ये बात आ रही हो कि भैया आपने इधर तो बना रखा है लेकिन इस साइड में आपने नहीं बनाया है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए अल्वेओलाई मैंने इधर बनाया है, इधर भी बनाता, ऐसा भी तुम लोग समझो कि यही सेम ऐसा ही होता है, बस हम समझाने के लिए एक तरफ बना रखें, तुम एक अच्छे से समझ जाओ। फिर इधर बनाना मैं नहीं बनाया हूँ, इधर तुम यहाँ समझ जाओगे, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? एक तरफ मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा। अब जरा तुम देख रहे हो ना राइट और लेफ्ट लंग में तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो ब्रोंकस है एक सिंगुलर ब्रांच के लिए हम लोग बोलते हैं, जैसे अगर तुम इसे डबल को बोलोगे ना तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। और देखो ये ब्रोंकाई जो है ना टर्मिनेट हो चुका है, सब डिवाइड हो चुका है, कैसे? इसमें प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स में, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स में, ऐसा कह सकते हो। और तुम्हें उसमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? अल्वेओलाई। और वही तो है जो कि हमारे एयर को स्टोर करता है। देखो अभी पढ़ाएंगे। और देखो अल्वेओलाई ही है ना जहाँ से तुम्हारा मैक्सिमम, जहाँ से तुम्हारा क्या होता है कि एक्सचेंज हो पाता है। क्यों? क्योंकि जो ये अल्वेओलाई है ना ये रिच ब्लड वेसल्स सप्लाई करता है, मतलब इससे बहुत ब्लड वेसल्स होता है, रिच ब्लड वेसल्स, और यहीं से मेन तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कहाँ से? अल्वेओलाई से। अभी मैं पढ़ाऊंगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। फिर जैसे तुम यहाँ पे देख रहे होगे तो डायफ्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है। अब जरा सोचे हो कि डायफ्राम की आखिर ज़रूरत क्यों है? तुमने अभी कुछ 9th क्लास में ऐसा पढ़ा है क्या कि प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के? प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो जरा देखो यहाँ पे होता क्या है, पढ़ाऊंगा अभी फिर से, बस ओवरव्यू है। जैसे अब डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या चीज़? डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट किया तो लंग्स का जो प्रेशर होता है ना, सॉरी लंग्स का जो वॉल्यूम होता है ना वो बढ़ जाता है। फिर से सुनो, डायफ्राम नीचे कॉन्ट्रैक्ट किया, पहले ऐसे है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट किया तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स का प्रेशर घट जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर ज़्यादा अंदर कम, तो क्या होता है? एयर जो होगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएगा, तो ये एयर जो है ना हमारे लंग्स में आ जाता है। और फिर देखो क्या आता है, ये डायफ्राम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया था ना, अभी रिलैक्स होगा, मतलब अपने पहले वाले पोजीशन पे आएगा, और जैसे अपने पहले वाले पोजीशन पे आएगा क्या होगा? इसका वॉल्यूम घट जाएगा, और जब वॉल्यूम घट जाएगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा इसके मुकाबले, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। और ये है तुम्हारा पूरा मैकेनिज्म। आई बात समझ में? अब स्टार्ट कर सकते हैं तुम्हारे एनसीईआरटी को, अब स्टार्ट कर सकते हैं ना। लेकिन इसमें तुम फिर से ये देख रहे होगे ना, ये एक नोच टाइप का स्ट्रक्चर बना है जहाँ पे तुम्हारा हार्ट है। क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ? एक नोच टाइप का स्ट्रक्चर बना है जहाँ पे तुम्हारा हार्ट है। हाँ, तो यहीं पे तुम्हारा हार्ट होता है, और इस जिस पोजीशन पे होता है ना, इस पोजीशन का नाम है मीडिया स्टीनम। क्या चीज़ है? मीडिया स्टीनम। अब जरा आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं तुम्हारे क्लास 10th का जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट बात दी गई है। और मैं क्या करूँगा ना, तुम्हें बताते बताते कुछ बोनस पॉइंट भी दूंगा, तो इसे भी तुमने सीखने हैं, ठीक है? आ जाओ स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले देखो क्या बोल रहा है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। हमारे बॉडी में एयर कैसे इनहेल होता है, तो नॉस्ट्रिल से, ये हम लोग सब कुछ जानते हैं। और ये जो नॉस्ट्रिल है हमारे पास पेयर में होता है, जो कि खुलता है अपर लिप्स के ऊपर। इतनी बात क्लियर है, अपर लिप्स के ऊपर खुलता है नॉस्ट्रिल्स, ऐसा बोल सकते हैं, हालांकि हम लोग सब कुछ जानते हैं। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल्स इज फिल्टर्ड बाई फाइन एयर्स डेट लाइन द पैसेज। अब जरा इस लाइन का मतलब सुनो क्या होता है। अब जो एयर इस नेसल पैसेज में है ना, इसमें बहुत फाइन एयर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें बहुत फाइन एयर्स प्रेजेंट होते हैं। जानते हो उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है फिल्टर करना एयर को, मतलब उसमें जो भी हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स है ना उसे फिल्टर करने का काम करते हैं यहाँ पे जो फाइन एयर्स प्रेजेंट होते हैं वो, ठीक है। अब ये जो नेसल पैसेज में जो एयर जाता है ना, इसका एक और काम होता है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से एयर को मिला करके रखना है। ऐसा नहीं कि बाहर बहुत ठंडा है तो इधर बहुत ठंडा हवा को हम लोग इनहेल कर लें, ऐसा नहीं होगा। उसको हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में भी ह्यूमिडिफाई करने का भी काम करता है कौन, ये नेसल पैसेज। इतनी बात क्लियर। और देखो इसमें क्या लिखा है, द पैसेज इज ऑल्सो लाइंड विथ म्यूकस विच हेल्प्स इन दिस प्रोसेस। और इस पैसेज में ना म्यूकस की भी लाइनिंग होती है, जो कि क्या मदद करता है, फिल्टरिंग करने में मदद करता है, उसको बाहर ही रोक लेता है। और जो प्यूरिफाइज एयर है वो हमारे बॉडी में जाती है, मतलब हमारे वो लंग्स में जाती हैं, सिंपल सी बात है। अब देखो आगे, फ्रॉम एयर, अब यहाँ से क्या होता है, द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट। अब एयर पास करता है थ्रोट में एंड इनटू द लंग्स, और फाइनली एयर कहाँ पे चला जाता है, लंग्स में। देख लो कितना आधा अधूरा लाइन दिया गया है तुम्हें। और देखो क्या बोल रहा है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। और इस थ्रोट में ना रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। अब तुमने इस बात को सोच रहे होगे कि आखिर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या है, तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। तो अब बारी आ चुकी है कि हमें ट्रैकिया के बारे में सीखने हैं, तो जरा आओ सीखते हैं। तो देखो ट्रैकिया ना ऐसा सी शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, कैसा, ऐसा सी शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है। और ऐसा बोल सकते हो ना कि ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस होता है। ऐसा बोलोगे क्या, ये इनकम्प्लीट होता है, मतलब कि ना पूरा, एक सेकंड बताता हूँ, जरा ये देखो मैंने क्या लिखा, इनकम्प्लीट एंड सी शेप्ड। अब इस बात को जरा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, इनकम्प्लीट है, कैसे, तो ना तुम डायग्राम में देख सकते हो, ऐसा तुम्हें लग रहा हो कि ये पूरा कवरिंग है, बट ये कवरिंग नहीं है। जैसे अगर तुमने इसे सोच रहे हो कि ये तुम्हारा अगर, तो ऐसे कवरिंग है, ऐसे देखो सी शेप्ड में है, तुम समझ पा रहे हो क्या, ऐसा सी शेप्ड है। कार्टिलेजिनस कैसा है, सी शेप्ड है। और जब सी शेप्ड है तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसे हम लोग बोल सकते हैं इनकम्प्लीट। और ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है, और इस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का नाम हमने क्या रखा है, ट्रैकिया। और जो ट्रैकिया होता है प्रेजेंट होता है पूरे थ्रोट में। अगर ये तुम समझ रहे हो ना कि ये थ्रोट है, तो ऐसे सी शेप्ड ऐसे लॉक्ड होते हैं, ठीक। और तुम सोच रहे होगे आखिर ये इनका काम क्या है, तो जरा सुनो, ऐसा भी तो हो सकता था कि जब हम लोग इनहेल करें तो ये कोलैप्स हो सके, कोलैप्स हो सकता था ना। तो इस कोलैप्स से बचाने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है ये कार्टिलेजिनस, ठीक। क्या चीज़ करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कोलैप्सिंग। इतनी बात क्लियर है। दिस इंश्योर दैट द एयर पैसेज डज नॉट कोलैप्स। और इससे क्या होता है, जो एयर पैसेज है ये कोलैप्स नहीं करने वाले। अब जरा देखो हमने क्या रखा ना, ये समझ लिया कि आखिर एयर हमारे बॉडी में नोस्ट्रिल के जरिए जाता है तो होता क्या क्या है, क्या क्या होता है, फाइन एयर्स होते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, ह्यूमिडिफाई करते हैं, और हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से उसे मेंटेन करते हैं बाहर के एयर को। यही तो हमने देखा। फिर हमने देखा कि थ्रोट में क्या होता है ना, कि जो हमारे ट्रैकिया हैं, ये ट्रैकिया सी शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कार्टिलेजिनस होते हैं। इनका काम यही होता है कि इंश्योर करते हैं कि जो हमारा ये पैसेज है ना ये कोलैप्स ना करे। इतनी बात क्लियर। अब जरा देखो, अब लंग्स में क्या होता है ना, ये जो फाइनली जो पैसेज है ना डिवाइड होता है स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड alveoli। हम लोग इस बात पे आते हैं, पहले ये जरा देखो, तुम देख रहे होगे ना कि यहाँ पे आकर के जो हमारा ट्रैकिया है ना दो भाग में डिवाइड हो चुका है, ऐसा देख रहे हो। तो अगर एक पार्ट को हम लोग बोले तो ब्रोंकस बोलते हैं, और अगर हम लोग ये दोनों पार्ट को बोल देना, ये भी पार्ट और ये भी पार्ट, तो इसे हम लोग फाइनली क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और देखो ये ब्रोंकाई क्या है ना, फिर से डिवाइड हुआ है, फर्दर डिवाइड हुआ है, यहाँ पे भी पूरा डिवाइड हुआ है। और फिर यहाँ पे तुम बैलून लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो,
दिखाई दे रहा है। यहाँ पे तुम बैलून लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हो और ये देख रहे हो फाइनली फिर से डिवाइड हो रहा है ना, फर्दर डिवाइड होते जा रहा है। तो ये जो ब्रोंकाई है ना डिवाइड होकर के बनता है प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स और फाइनली जहाँ पे आकर के एंड करता है ना वहाँ पे तुमने लिख रखा है, तुम्हारे एनसीईआरटी में बस ये लिख रखा है कि ये ब्रोंक्यूल्स हैं। तो तुम ज़्यादा ध्यान नहीं लगाओ, क्लास 10th के लिए तुमने ये लिखना है क्या, ये जो है ना ब्रोंक्यूल्स है और ये वाला जो है ब्रोंकाई है। क्या लिखोगे कि ये जो तुम्हारे हो गए ब्रोंक्यूल्स हो गए, क्या लिखने वाले हो, ब्रोंक्यूल्स, क्या चीज, ब्रोंक्यूल्स, और ये तुम्हारे हो गए ब्रोंकाई। इससे ज़्यादा दिमाग तुम्हें नहीं लगाने हैं। और यहाँ पे जो तुमने बैलून लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है अल्वियोलाई। तो अब जरा अल्वियोलाई पे आए, अल्वियोलाई के सीख लें कि आखिर हाँ तुम्हारे लिए क्या जरूरी है अल्वियोलाई के बारे में सीखना। तो देखो क्या बोल रहा है कि ये जो लंग्स में ना ये जो पैसेज होता है डिवाइड होता है फर्दर स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्ट में, स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब में, एंड विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्वियोलाई बोलते हैं। द अल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक्स प्लेस, और यही अल्वियोलाई जो है ना सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके जरिए जो एक्सचेंज है ना गैसों का हो पाता है। क्यों, क्योंकि इसके पास रिच ब्लड वेसल्स होते हैं और जहाँ पे ब्लड वेसल्स है वहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा होगा, और यही कारण है कि सरफेस प्रोवाइड करता है क्या चीज़ के लिए, एक्सचेंज के लिए। तो मुझे लग रहा है कि इतनी बात तुमने क्लियर हो गई होगी। और ये जो वॉल्स एंड अल्वियोलाई के ये कंटेन करते हैं एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, और यही कारण है कि यहाँ पे एक्सचेंज हो पाते हैं गैसेस का। तो इतनी बात क्लियर है, इतनी बात आई समझ में। तो मैं क्या करता हूँ, अभी डायग्राम रहेगा, जब तक ये पूरा सेशन कंप्लीट नहीं होगा तब तक डायग्राम रहेगा, एक बार अच्छे से देखते रहो। और हम क्या करते हैं, एक बार और स्लाइड लेते हैं और आगे की कुछ लाइनें जो इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एनसीईआरटी का उसको लिखते हैं और फिर समझाते हैं। ठीक है, चाहो तो एक बार इसे पढ़ लो या फिर एनसीईआरटी सामने रखे हो तो उसे पढ़ लो। बस मैंने एनसीईआरटी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रखा है और कुछ नया नहीं है। ठीक है, तो जरा देखते हैं फिर आगे। अब हम लोग जरा आगे पढ़ते हैं, और जैसे कि मैंने ओवरव्यू में तुम्हें बताया था उसी बातों को हमें फिर से समझने हैं। तो क्या स्टार्ट करें फिर से समझना। तो जरा देखो यहाँ पे क्या है, डायफ्राम होता है, हमारे लंग्स के नीचे हमारा डायफ्राम प्रेजेंट होता है, और इस डायफ्राम का भी ना एक अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जानते हो क्या रोल है, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि तुमने क्लास 9th में पढ़ रखा है प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में। तो प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, वॉल्यूम के, और जब कभी भी वॉल्यूम अगर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जब कभी भी प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा। ये सीधी सी बात है, ये इन्वर्स रेशियो है। तो होता क्या है, जो डायफ्राम है ना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब ऐसे है पहले पोजीशन इसका, और जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। और जब वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्रेशर घट जाएगा, और लंग्स से प्रेशर घट गया, बाहर प्रेशर ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बाहर से एयर लंग्स में आ जाएगा। तो ऐसे था। अब फिर ये क्या करेगा, अपने रिलैक्स पोजीशन में आएगा, मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा, और जैसे अपने ओरिजिनल पोजीशन में आएगा ना तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम घट गया, और वॉल्यूम घट गया तो प्रेशर बढ़ गया, तो प्रेशर लंग्स का ज़्यादा हो गया, बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर बाहर हो जाएगा। इसी बात को तो हमें इसमें सीखने हैं। आप जरा सीखते हैं। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम लोग सांस लेते हैं, वी लिफ्ट आवर रिब्स, हम लोग का रिब्स जो होता है ना ऊपर उठता है। अब जरा देखो, मैं तुम्हें अभी एकदम रेस्पिरेशन को फील कराने वाला हूँ। कैसे, अपने चेस्ट पे ऐसे हाथ रखो, ठीक है, रखे, और ऐसे ना सांस लो, तो क्या होगा, ऐसे तुम फील कर पा रहे हो कि जो तुम्हारा चेस्ट है ना मूविंग अप, और फिर जरा सांस को छोड़ो तो योर चेस्ट इज मूविंग डाउन। एज्यूम किए, फील करो जरा इसे, क्या करो, अपने चेस्ट पे हाथ रखो और सांस ऐसे लो, तो ऐसा तुम फील कर पाओगे कि जो तुम्हारा चेस्ट है ना ऊपर मूव कर रहा है, और जैसे तुम सांस छोड़ रहे हो तो जो तुम्हारा चेस्ट है वो नीचे मूव कर रहा है। ऐसा फील कर पाए, तो ऐसा बोल रहे हैं क्या, व्हेन वी लिफ्ट आवर रिब्स एंड फ्लैटन आवर डायफ्राम, तो तब क्या होता है ना, तब हमारा जो रिब्स है ना ये ऊपर उठता है, और हमारा जो डायफ्राम है ये क्या होता है, फ्लैट बनता है। और फ्लैट होता है तो ऐसा बोल रहा है मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लैट होता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो लिप्स जो हमारा रिब्स है ये ऊपर उठते हैं, और हमारा जो डायफ्राम है ये फ्लैटन होता है मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड द चेस्ट कैविटी बिकम्स लार्जर, और जो चेस्ट कैविटी है बड़ा हो जाता है। चेस्ट कैविटी बोले तो जो हमारा लंग्स है ना इसमें वॉल्यूम जो होता है बढ़ जाता है, और जब वॉल्यूम बढ़ जाता है तो बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड अल्वियोलाई, और इस कारण से क्या होता है, एयर हमारे लंग्स में आ जाता है और अल्वियोलाई बढ़ जाता है। आई बात समझ में, एक बार और समझना चाहोगे इस मैकेनिज्म को, आप समझाते हैं, एक बार और समझाते हैं, अच्छे से समझना। देखो क्या करो, अपने हाथ को अपने चेस्ट पे रखो और ऐसे सांस लो। क्या मालूम चल रहा है तुम्हें, योर चेस्ट इज मूविंग अप, और फिर जब सांस छोड़ो योर चेस्ट इज मूविंग डाउन। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि
हमारा ये सारा वॉल्यूम और प्रेशर का खेल है। तो मैंने बोला तुमने पढ़ रखा है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। और जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होता है, डायफ्राम जैसे ही तुम लोगों ने क्या किया, सांस ऐसे इनहेल कर रहे हो, इनहेल किए ना, तो इनहेल में क्या हो रहा है, जो डायफ्राम है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब फ्लैट हो रहा है। और जब फ्लैट हो रहा है तो लंग्स की वॉल्यूम बढ़ गई, और वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर घट गया, प्रेशर घटा तो बाहर से अंदर आ गया एयर। और क्या हुआ, हमारा चेस्ट ऊपर गया, और जब चेस्ट ऊपर गया, चेस्ट हमारा ऊपर उठा, मतलब हमारा रिब्स ऊपर उठा, ठीक है, और डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, एयर इनहेल हुआ। बस इतनी बात क्लियर, मुझे लग रहा है समझ गए होगे। मैं इस बात को 4-5 बार बता दिया, ठीक है। अब जो देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी फॉर रिलीज इनटू द अल्वियोलाई। और क्या होता है ना, तुमने पढ़ रखा है कि जो अल्वियोलाई हमारे होते हैं इसमें रिच ब्लड वेसल सप्लाई होता है, और जब रिच ब्लड वेसल सप्लाई है तो क्या करता है ना, ब्लड पूरे बॉडी से क्या करता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उनको लेकर के आता है और अल्वियोलाई को सप्लाई करता है। और जब अल्वियोलाई को सप्लाई किया तो ये बाहर करेगा ना यहाँ से, और यही तो पूरा मैकेनिज्म हम लोग सीख रहे हैं। And the oxygen in the alveolar air is taken up by the blood in the alveolar blood vessels to be transported to all the cells in the body। होता कुछ ऐसा है कि ब्लड वेसल्स क्या करते हैं, जो ब्लड है हमारे बॉडी के, पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के आते हैं, अल्वियोली को देते हैं, और अल्वियोलाई पूरे बॉडी से बाहर मतलब बाहर निकाल देता है, और पूरे बॉडी को ये क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करता है ताकि हमारा प्रोसेस हो सके। इतनी बात क्लियर है? और इतनी बात क्लियर है कि एक बार और समझा दें, आप जरा फिर से समझा देते हैं। होता कुछ ऐसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड पूरे बॉडी से आता है अल्वियोलाई के पास, और इसे अल्वियोलाई ले लेता है और बॉडी से बाहर निकाल दिया, और फिर अल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन आए हुए होते हैं ना, तो उस ऑक्सीजन को यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लड, और पूरे बॉडी में ले जा करके सप्लाई कर देता है। फिर से जरा सुनो, पूरे बॉडी से ब्लड क्या करता है, लेकर के आता है कार्बन डाइऑक्साइड, अल्वियोलाई को देता है, और अल्वियोलाई बॉडी से बाहर किया, अल्वियोलाई लेकर क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करता है, अल्वियोलाई देता है ब्लड को, और ब्लड क्या करता है, पूरे बॉडी में घुमा देता है। इतनी सी बात है, अरे समझ गए होगे, ट्रांसपोर्ट कर देता है, घुमा देता है, ट्रांसपोर्ट करता है, इतनी बात तो समझ गए। अब जरा ये देखो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट इट आउट द लंग्स ऑलवेज कंटेन रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर सो दैट देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन, है ना। आप समझाते हैं, बोल कुछ ऐसा है। ये देखो भाई साहब, बात तो इतनी है कि तुम अगर ये ऐसा सोच रहे हो कि हमारे पूरे बॉडी से ब्लड बाहर, पूरे हमारे लंग्स से ऑक्सीजन बाहर आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है, तो क्या ये सही है? ऐसा सही सोचते हो? बिल्कुल गलत सोच रहे हो। हमारे लंग्स में कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर भी होते हैं, और क्यों होते हैं, ताकि ये जो हमारा वर्क है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर रिलीज हो और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो, ये चलता रहे। आई बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे लंग्स में रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा होता है, पूरा एयर बाहर नहीं निकलता है, और इसका रीज़न ये है ताकि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में सप्लाई होते रहे और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से बाहर रिलीज होते रहे, बस यही कारण है। ये पूरी बात समझ में आई? और देखो अब लास्ट पैराग्राफ बाकी है तुम्हारे एनसीईआरटी का। यहाँ तक बने हुए हो ना, तो तुम्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कि बहुत अच्छे से तुम सीख रहे हो। तो अब हम लास्ट स्लाइड देखेंगे, जो कि हमारा लास्ट पैराग्राफ होगा एनसीईआरटी का। चाहो तो एक बार पढ़ लो अभी तक, तब तक मैं लिख रहा हूँ। अब आओ जरा हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसे तुमने बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। आओ जरा देखते हैं। देखो बोल कुछ ऐसा रहा है कि जब एनिमल का बॉडी बहुत लार्ज हो तो केवल ये डिफ्यूज़न प्रेशर से ना हमारे पूरे बॉडी में ब्लड नहीं सप्लाई हो सकता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजन की डिलीवरी नहीं हो सकती है अच्छे से। तो इसे डिलीवरी करने के लिए अच्छे से क्या चीज़ मदद करता है, पिगमेंट्स मदद करते हैं। और हमारे बॉडी में पिगमेंट्स क्या है, हीमोग्लोबिन है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी में प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा बोल रहा है ना कि जो हीमोग्लोबिन होते हैं ना, इनका बहुत ही हाई एफिशिएंट होता है ऑक्सीजन का, मतलब हीमोग्लोबिन बहुत ही चाहने वाले होते हैं ऑक्सीजन के, ऐसा ही बोल रहा है। और फिर ये बोल रहा कि देखो, फिर तुमने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, बहुत ही ज़्यादा सोल्यूबल होता है वाटर में देन ऑक्सीजन, और इसीलिए मोस्टली ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में डिजॉल्व्ड स्टेट में। बस यही बोल रहा है, और कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है। क्या बोल रहा है कि देखो, अगर एनिमल का बॉडी बहुत लार्ज हो तो केवल ऐसे हम लोग ना डिफ्यूजन प्रेशर से ऑक्सीजन की पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसको हमें मदद करता है पिगमेंट्स। और ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, हमारे लिए, हमारे बॉडी में ये पिगमेंट्स हैं क्या, तो हमारे बॉडी में पिगमेंट्स हैं, बोलो जरा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन प्रेजेंट कहाँ होते हैं, आरबीसीएस में, मतलब वही रेड ब्लड सेल्स में, हम लोग अच्छे से जानते हैं ना।
तो अब जरा देखो, पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी दिया है तो हमें तो याद रखने हैं, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए ज़रूरी है। When the body size of animals is large, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body. Instead, इसके लिए respiratory pigments क्या करते हैं, टेकअप करते हैं ऑक्सीजन को from the air in the lungs में लाते हैं and carry to the tissues which are deficient in oxygen before releasing it, और इसे जो भी टिश्यूज में डिफिशियंट है ऑक्सीजन के ले जाते हैं। इन ह्यूमन बींग्स द रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इज हीमोग्लोबिन, और ये तो जानते ही हो कि हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हैं ये क्या है, हीमोग्लोबिन है, विच इज़ अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। तुम ये बात जानते थे कि ह्यूमन बींग्स के लिए जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है ये हीमोग्लोबिन है, लेकिन ये बात तुम तो नहीं ना जानते थे कि ऑक्सीजन के लिए हाई एफिनिटी है। अब कुछ नेता टाइप के लोग आएंगे और बोल देंगे हम तो जानते हैं। अरे भाई, तो जानते हो ना, तुम तो बोर्ड देने जा रहे हो तो तुम सीधी सी बातें जानते ही होगे, बट हाँ तुमने रिवीजन कर रहे हो तो ज़रा सीख लो यहाँ पे, ठीक है। तो जिसका हाई एफिनिटी होता है ऑक्सीजन, एंड दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और ये जो पिगमेंट होता है प्रेजेंट होता है कहाँ पे, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स में, रेड ब्लड सेल्स में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है मोर सोल्यूबल होता है वाटर में देन ऑक्सीजन इज, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड, और इसीलिए मैक्सिमम टाइम ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना हमारे ब्लड में डिजॉल्व्ड स्टेट में ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो मुझे लग रहा है कि इतनी बात तुम समझ गए होगे, और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के लिए तुम्हें इतना ही सीखने हैं। आई बात समझ में? हमने क्या किया, ओवरव्यू में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि एक्स्ट्रा थी वो सीख लिए। अब चाहो तो तुम ऐसा लीव कर सकते हो, या फिर 2-4 मिनट और रुक करके ना इस डायग्राम को समझ सकते हो, ठीक है। एक बार मैं डायग्राम को अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लो। बस 5 मिनट या फिर 4 मिनट लगेंगे अब, और चाहो तो अभी यहाँ से तुम लीव भी कर सकते हो। देखो जरा, क्या है, नेजल पैसेज है, एयर है फेरिंग्स में, और तुमने देख रखा था जो कि फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स क्या था, अभी तुमने पढ़ा था ना, ये जो फेरिंग्स है ये क्या था, कॉमन पैसेज था, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अभी तुमने देख रखा था ना, ये जो फेरिंग्स है कॉमन पैसेज है फूड के और एयर के, और ये जो लैरिंग्स है ये क्या करता है, एयर यहाँ से है फेरिंग्स थ्रू लैरिंग्स, फेरिंग्स होते हुए आया लैरिंग्स में, और ये जो लैरिंग्स है ना ये है साउंड बॉक्स, यही मुझे तुम्हें सिखाने थे। ये जो लैरिंग्स है ये है तुम्हारा साउंड बॉक्स, और यहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर तुमने ये बात सोच रहे होगे, आखिर जो फेरिंग्स है कॉमन पैसेज है फूड का भी और एयर का भी, तो ये भी तो लैरिंग्स में आता है, तो आखिर यहाँ पे भोजन आ क्यों नहीं जाता है, एयर ही क्यों आता है, क्योंकि तुमने अभी स्टार्टिंग में देख रखा था ना, यहाँ पे ग्लोटिस जो होता है इसका कवर होता है इपिग्लोटिस से। फिर एयर है ट्रैकिया में, ट्रैकिया ब्रोंकस, ब्रोंकाई वही, फिर सब फर्दर डिवाइड हुआ ब्रोंकियोल्स में, और वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अल्वेओलाई। और जरा देखो, तुमने ये सब कुछ देख लिया, यहाँ पे तुमने देखा एक नोच बना है, और यही नोच पे प्रेजेंट होता है तुम्हारा, मतलब हम लोग का हार्ट। यहाँ पे डायफ्राम प्रेजेंट है, डायग्राम की अच्छे से प्रैक्टिस करने अपने बोर्ड के लिए। और जरा देखो, तुम यहाँ पे देख रहे हो ना कि जो हमारा लंग्स है ना डबल मेम्ब्रेनस होता है। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और यहाँ पे मैंने प्लूरल फ्लूइड लिखा है। तुम देखो, ये है तुम्हारा अपर लेयर इसका, और ये इसका लोअर लेयर हमारे लंग्स का। और यहाँ पे मैंने देखो ब्लू कलर से कुछ कलर कर रखा है, देख रहे हो, दिखाई दे रहा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड। और ये प्लूरल फ्लूइड का यही काम है ना कि हमारे लंग्स के फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है, हमारे लंग्स के फ्रिक्शन को डिक्रीज करता है। ये भी लिख दें, दिखाई दे रहा है ना, ये जो हमारा प्लूरल फ्लूइड है ये क्या करता है, रिड्यूस द चांसेस ऑफ फ्रिक्शन। इतनी बात आई समझ में, फ्रिक्शन ऑफ लंग्स। अब बच्चों इतनी तो बात क्लियर हो गई होगी। हाँ मेरे भाइयों, इतनी बात तुमने क्लियर कर रखा होगा, और मिलेंगे फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। इतनी बात ये समझ में आ गई ना कि प्लूरल मेम्ब्रेन होता है, और इस प्लूरल मेम्ब्रेन में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसे हम लोग ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ये रहा तुम्हारा पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, बोर्ड एग्जाम में हमें फोड़ने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक और बेस्ट बायोलॉजी सेक्शन के साथ, और तब तक के लिए थैंक यू। और जिन्होंने अभी तक देखा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके ही जाना, और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।